हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। क्वेश्चन पेपर और उसके सॉल्यूशन के इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं इसका परिचय दे दूं कि इसमें मैं क्या करने वाला हूं। तो कंप्यूटर साइंस से संबंधित आपके पास में जो भी क्वेश्चन पेपर होते हैं, आप उनके लिंक्स मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर डिस्कशन वाले टैग पर या किसी भी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे मुझे दे सकते हैं उस क्वेश्चन पेपर को। और या तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल के लिए आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हैं मेरी प्रोफाइल पे जाके, और वहाँ आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए। तो मैंने एक शुरुआत ये की है आज से कि मैं अपने चैनल पे जो अलग अलग विश्वविद्यालय के प्रश्न पत्र होते हैं उनका आंसर आपको कैसे देना है और किस तरीके से आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। उसके जो क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर नॉर्मली किसी गाइड पे नहीं रहते, तो ये या तो अनसॉल्व पेपर के रूप में आपके पास में मौजूद होते हैं, और सभी यूनिवर्सिटी के रूल्स अलग अलग हो सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का ये कोड नंबर 37 का VB.NET का पेपर है, इसे इंटरनेट से डाउनलोड किया, और यहाँ पे जो रूल्स लिखे हैं ये रूल्स आपके लिए अलग अलग हो सकते हैं, पर जो क्वेश्चन के पैटर्न होते हैं, जो मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये समझने के लिए इन क्वेश्चन पेपर्स को देखना आपके लिए ज़रूरी है। और इनके आसान से जवाब आप कैसे दे सकते हैं, कैसे आप मार्क्स गेन कर सकते हैं, यही मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आएगा। तो आप इस लेक्चर्स की सीरीज़ को लगातार देखते रहें। अपडेट के लिए आप इस प्लेलिस्ट को देखते रहें। आपको सब्जेक्ट जो है हमेशा इस जगह पे लिखा हुआ मिलेगा, और कौन सी क्लास के लिए ये काम आने वाला है उसे मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन कर दूँगा। अभी फ़िलहाल मुझे जहाँ तक मालूम है तो ये जो VB.NET है ये एक बहुत ही कॉमन सब्जेक्ट होता है बिगिनर्स के लिए, और VB.NET का ये क्वेश्चन पेपर आपके लिए किस तरीके से काम आ सकता है, कैसे आपको आंसर लिखना है वो मैं बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। सबसे पहला इसमें सवाल है, इसमें दो पार्ट हैं और 2.5 मार्क्स के दो क्वेश्चन हैं। इसमें बोलता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन मैनेज्ड कोड एंड अनमैनेज्ड कोड। तो इतने छोटे क्वेश्चन के लिए आपको केवल इसकी परिभाषा ही लिख देनी है पैराग्राफ बनाकर कि मैनेज कोड क्या होता है, अनमैनेज कोड क्या होता है। ये मैंने .NET फ्रेमवर्क का जो लेक्चर सीरीज़ बनाया है VB.NET में, उसमें इसे कवर किया है। अब वहाँ जाके देख सकते हैं कि मैनेज कोड किसे कहते हैं और अनमैनेज कोड किसे कहते हैं। मैनेज कोड वो होता है जिसमें आप ऑलरेडी जो कंपाइल्ड कोड होता है .NEट फ्रेमवर्क में, उसे मैनेज कोड बोल सकते हैं। और इस मैनेज कोड में आपका VB.NET का जो आप कोड इस्तेमाल कर रहे हैं, जो पहले से ही प्री कंपाइल्ड होता है, ऐसे कोड को हम मैनेज कोड कहते हैं। और अनमैनेज कोड वो होता है कि अब अगर आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को बाहर से इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कंपाइलेशन की आवश्यकता है, उसे अनमैनेज कोड कहते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है कि डिफाइन द रोल ऑफ सॉल्यूशन एक्सप्लोरर इन विजुअल स्टूडियो IDE। तो ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इस सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में आपको इसका रोल बताना है कि ये करता क्या है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें डिफरेंट यहाँ पे कमांड्स होते हैं। आप यहाँ से प्रॉपर्टीज़ पे जा सकते हैं अपने प्रोजेक्ट की, आप सभी फाइल्स को देख सकते हैं, आप रिफ़्रेश कर सकते हैं, देन आप क्लास डायग्राम देख सकते हैं, अपने फॉर्म्स को ओपन कर सकते हैं। यदि आपका फॉर्म यहाँ से क्लोज है और आप अपनी फॉर्म की लिस्टिंग देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप जा सकते हैं। और ये जो सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है एक्चुअली में आपके प्रोजेक्ट को या आपके सॉल्यूशन को क्या करता है, एक्सप्लोर करने का काम करता है। तो इतनी सी अगर आप बात लिखेंगे यहाँ पे तो आपको इसमें भी नंबर मिल जाएंगे। फिर आता है आपका पार्ट बी में, एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क अलॉन्ग विथ डायग्राम एंड डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ CLR इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैंने जो आपके सामने लेक्चर बनाए थे जिसमें .NET फ्रेमवर्क की परिभाषा, फिर ब्रांड इसका क्या है, फिर .NET फ्रेमवर्क का जितना भी मैंने आपको डिटेल दिया था, इस लेक्चर में मैंने आपको ये .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर दिया था। ये आर्किटेक्चर का आपको डायग्राम समझाना है और इन सारी चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ आपको लिखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन का जो लेंथ है थोड़ा सा बड़ा है। और इसी के अगले स्लाइड में मैंने CLR का भी आपको बहुत अच्छे से डिटेल दिया था, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी समझाया था। तो आप यहाँ से CLR के बारे में जितना आपसे कहा जा रहा है आप उतना ज़रूर लिख कर कंप्लीट करें। तो चूँकि ये क्वेश्चन जो है पूरे 15 मार्क्स का पूछा गया है, तो आपको .NET फ्रेमवर्क का आर्किटेक्चर और उसका डायग्राम और उसका डिटेल डिस्क्रिप्शन ये ज़रूर बताना है। तो अब मैं आपको एक सलाह देना चाहूँगा कि आपके जितने भी सिलेबस हैं, चाहे वो उसमें ASP.NET इंक्लूडेड हो या VB.NET हो या C#.NET हो,
.NET फ्रेमवर्क यदि आप पढ़ रहे हैं तो ये जो आपका फर्स्ट यूनिट है ये तो आप सभी के लिए कॉमन है, और इन सभी क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से आने ही चाहिए, क्योंकि आखिर सिलेबस में आपसे .NET फ्रेमवर्क के बारे में क्वेश्चन करेगा तो वो कहाँ से करेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपके बारे में पूछेगा कि गार्बेज कलेक्टर के बारे में समझाइए, तो इसी तरीके के छोटे मोटे क्वेश्चंस और जोड़ सकता है, CLS को समझाइए, और JIT कंपाइलर के बारे में सवाल पूछ सकता है, असेंबलीज के बारे में पूछ सकता है, DLLs के बारे में पूछ सकता है। इन सभी का थॉरो नॉलेज आपके पास में होना चाहिए। तो फर्स्ट यूनिट से आप 20 मार्क्स आराम से गेन कर सकते हैं, और लगभग सभी यूनिवर्सिटीज़ में 20 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं वो फर्स्ट यूनिट से आते हैं। अगर 100 नंबर का आपका पेपर हो रहा है तो आपको यहाँ पे इतने नंबर आते हैं। अब यहाँ पे रूल्स क्या है कि दिस पेपर कंटेन्स 4 क्वेश्चंस डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, मतलब इसमें सभी क्वेश्चंस जो है कंपलसरी है। जहाँ पे अगर आपको अथवा लिखवाव मिलता है तब आपको क्या करना है, किसी एक को बनाना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है अटेम्प्ट आइदर A और B फ्रॉम ईच क्वेश्चन ऑफ पार्ट B, मतलब अगर पार्ट B में या तो आपको A बनाना है या तो आपको B बनाना है। तो अब या तो अब ये 15 नंबर का अगर आपने बना लिया तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास में दूसरा ऑप्शन आता है कि एक्सप्लेन ऑल डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ विजुअल स्टूडियो IDE इन डिटेल। विजुअल स्टूडियो IDE के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबको अच्छे से डिटेल में आपको समझाना है, और ड्रॉ नीट डायग्राम। तो मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन में आपको नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि यदि आप सोचते हैं कि प्रिंट स्क्रीन बटन दबा के आप कॉपी पेस्ट मार देंगे तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टीज विंडो, सॉल्यूशन एक्सप्लोरर विंडो, टूल बॉक्स विंडो के बहुत सारे टूल्स, इन सभी चीज़ों के आप बहुत अच्छे से नीट और क्लीन डायग्राम बना सकते हैं। इन सारे कंट्रोल्स को अगर आप बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं तो आपको कम से कम 10 बार प्रैक्टिस करनी चाहिए। और फिर यहाँ पे जितनी भी चीज़ें दिख रही है कि कहाँ पे एरर दिखाता है, कहाँ पे आउटपुट दिखाता है, ये सारी चीज़ों को आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको ये काम करना पड़ेगा पार्ट 1 में। अभी ये पार्ट 1 ही हुआ है, अभी पार्ट 2 में बोल रहा है कि राइट प्रॉपर्टीज, मेथड्स एंड इवेंट्स ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल्स, टेक्स्ट बॉक्स, पिक्चर बॉक्स एंड चेक बॉक्स। तो इन 3 कंट्रोल के आपको प्रॉपर्टीज, मेथड्स और इवेंट्स, तो आपको सारी प्रॉपर्टीज, मेथड्स, इवेंट्स नहीं लिखना है, आपको केवल क्या करना है, कुछ जो इसकी मेन प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे टेक्स्ट बॉक्स की मेन प्रॉपर्टी होती है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी, उसका बैक कलर, उसका फोर कलर। इसके मेथड्स होते हैं क्लियर मेथड, इसके इवेंट्स होते हैं टेक्स्ट चेंज इवेंट। तो जो मेन इवेंट्स हैं, जो मेन मेथड्स हैं और जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं, इन सभी प्रॉपर्टीज़ को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। जैसे पिक्चर की मेन प्रॉपर्टी होती है पिक्चर प्रॉपर्टी, जिसके द्वारा हम उसमें पिक्चर को लोड करते हैं। फिर वैसी चेक बॉक्स की होती है चेक्ड प्रॉपर्टी या चेंज्ड प्रॉपर्टी, या आप अनचेक कर रहे हैं या मल्टीपल वाली वैल्यू सेलेक्ट करें, इस तरीके से आप इसे जा सकते हैं। तो इसमें आपको टाइम जो है ज़्यादा देना पड़ेगा। और ये जो आपका क्वेश्चन है एक्सप्लेन द आर्किटेक्चर ऑफ .NET फ्रेमवर्क, ये आपका आसान सा क्वेश्चन है, क्योंकि इसके नॉलेज में आपको इंटरव्यू की अगर आप तैयारी करते हैं आगे तो इसके नॉलेज से आपको फ़ायदा मिलेगा। ये आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देगा, ये जो आपका सेकंड क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और 2 जो है कंप्लीट होता है। अब हम आज के पेपर में आगे बढ़ते हैं, और उसके साथ ही ये लेक्चर में ख़त्म कर दूंगा, आपको पहले से बता दे रहा हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के 2 अलग अलग पार्ट हैं और मैं चाहता हूँ कि आपको दोनों पार्ट को 2 बार में एक्सप्लेन करूँ। तो ये जो आपका आज का आखिरी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से समझना है। पहले तो आप ये देखिए कि इसमें लिखा क्या है। तो इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया है, टाइप कर लिया है आपको दिखाने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इसका फर्स्ट पार्ट है जो अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हो रहा है, और सेकंड नेक्स्ट पेज में ये इसका सेकंड जो पैराग्राफ है यहाँ 25,000 रुपये तक में ख़त्म हुआ है। तो मैंने इसे टाइप कर लिया आपके लिए, और मैं आपको इसे दिखाना चाहूँगा कि क्वेश्चन में आखिर लिखा क्या है। तो इस क्वेश्चन में ये लिखा है कि क्रिएट अ फॉर्म इन विच यूजर्स एज इज इंटर्ड एंड इफ द एज इज लेस देन 18 मैसेज वॉज प्रॉम्प्ट्स यू आर एंटर्ड you are not eligible to have independent account and then, तो and then तो हम लोग बाद में करेंगे, पहले आपको इसका मतलब समझाता हूँ। इसमें ये बोल रहा है कि यहाँ पे जो कस्टमर का हमारे पास में फॉर्म दिया हुआ है, एक डायग्राम इसने दिया हुआ है। इस डायग्राम में जब कस्टमर अपनी एज को इनपुट करेगा और बटन पे जब क्लिक करेगा तो हमें ये चेक करना है कि उसकी एज जो है 18 से यदि कम है तो हमें मैसेज डिस्प्ले करना है, और वो मैसेज रहेगा यू आर नॉट एलिजिबल टू हैव एन इंडिपेंडेंट अकाउंट, मतलब आप जो है खाता खोलने के लिए एलिजिबल नहीं हैं। अब उसके बाद में क्या करना है, तो इतना तो हमें करना ही है, और मुझे यही समझ में आया कि हमें एज जानबूझ के 18 से कम ही देनी है, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है एंड देन। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अनदर टेक्स्ट बॉक्स बिकम्स इनेबल एंड यूजर विल एंटर द फादर्स एज। अब इसके बाद में वो अपने पापा की एज को क्या करेगा, इनपुट करेगा, जो भी कस्टमर होगा। अब जब बटन 2 पे क्लिक करेंगे तो फादर्स एज
should be greater than user's age and input box will be default value 50,000 is displayed when user clicks OK button of input box after value is being written in a input box। यहाँ तक का जो मेथड है, जो स्टोरी है, वो आपको बताता हूँ कि जब मैं 18 से कम उम्र के वैल्यू यहाँ पे इनपुट करूँगा तो मैसेज आ जाएगा कि अकाउंट क्रिएट नहीं हो सकता। और ये जो फादर्स एज के सामने टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ है, ये डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, डिसेबल्ड रहेगा। और डिसेबल्ड होने के साथ साथ जैसे ही मैं बटन 1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे एज जो है 18 से कम रहेगी तो ये बॉक्स जो है वो इनेबल हो जाएगा। और इनेबल होने के बाद में मैं यहाँ पे फादर्स की एज को इनपुट करूँगा। मान लीजिए मैं यहाँ पे डालता हूँ 50 साल और बटन पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे चेक होना चाहिए कि ये एज जो है इस एज से ज़्यादा है। और दूसरी चीज़, हमें एक मैसेज में प्रॉम्प्ट देना है और वो प्रॉम्प्ट ये रहेगा कि अ प्रॉम्प्ट कम्स अप दैट डिपॉजिट द कैश एट द कैश काउंटर। और आपको क्या करना है, जो कैश आपने देना है वो 50,000 रुपये जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रही है उसे आपको कहाँ जाके जमा करना है, कैश काउंटर पे जमा करना है। और यदि आप 50,000 रुपये से कम वैल्यू देते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आना चाहिए, सॉरी 25,000 से अगर आप कम वैल्यू देते हैं तो एक मैसेज आना चाहिए कि आप 25,000 से कम डिपॉजिट नहीं कर सकते। दैट्स ऑल। तो ये क्वेश्चन है और अब मैं इसे आपको क्या करने वाला हूँ, रन करके दिखाने वाला हूँ कि ये फॉर्म कैसे चलेगा। तो मैंने इस पूरे डिज़ाइन को पहले से बना के रखा हुआ है आपके लिए और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये काम कैसे करेगा। तो ये रहा वो प्रोजेक्ट। मैंने क्या किया है कि यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स ले आया है जिसमें उस क्वेश्चन को यहाँ पे टाइप कर दिया है ताकि रन करने के दौरान आप एक स्क्रीनशॉट लेके इसे देख सकें। तो ये रहा इसका आउटपुट। अब देखिए मैं आपको इसको रन करके समझाऊंगा तो शायद आपके बात समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे एज डालता हूँ 5 और यहाँ पे बटन दबाता हूँ तो यहाँ पे एक मैसेज आया, यू आर नॉट एलिजिबल टू हैव इंडिपेंडेंट अकाउंट। और अभी आप देखिए कि ये जो बॉक्स है डिसेबल्ड है, जैसे ही मैं ओके दबाऊंगा ये जो टेक्स्ट बॉक्स है ये इनेबल हो गया। अब मैं यहाँ पे फादर एज डालता हूँ, मान लीजिए 50 और फिर बटन दबाता हूँ तो क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है इनपुट बॉक्स में 50,000 रुपये आ गई। जैसे ही मैं ओके प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे मैसेज आया, डिपॉजिट द कैश एट द कैश काउंटर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिपॉजिट द कैश एट द कैश काउंटर। और यदि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए 5,000 रुपये जमा करने की कोशिश करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक एरर मैसेज आता है कि कैन नॉट डिपॉजिट लेस देन 25,000। तो अब आपको ये बात समझ में आ गई कि प्रोग्राम तो बन सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, पर इसका लॉजिक क्या है अब मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे ये सारे डिज़ाइन वैसे ही बनाए जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया था। तो ये डिज़ाइन जो है ये इमेज का है और ये डिज़ाइन जो है हमारे कंप्यूटर का है। इसमें मैंने एक ग्रुप कंट्रोल लिया है, एक लेबल कंट्रोल लिया है और एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ कि बटन 1 पे मैंने कोडिंग की है कि अगर वैल्यू ऑफ अकाउंट होल्डर इज लेस देन 18, सीधी सी बात है 18 से अगर कम है उसका वैल्यू, तो यहाँ पे मैं मैसेज बॉक्स में क्या लिखना है, यू आर नॉट एलिजिबल टू हैव एन इंडिपेंडेंट अकाउंट। और यहाँ पे हमको क्या कर देना है, टेक्स्ट बॉक्स जो फादर का हमने बनाया है उसका इनेबल इज इक्वल टू ट्रू कर देना है। तो इसलिए होता क्या है, जब मैं इसे रन करता हूँ और रन करने के बाद में जब मैं यहाँ पे कोई वैल्यू डालता हूँ, फॉर एग्जांपल 18 डालूंगा, तो देखिए 18 डालने से कुछ भी नहीं होगा क्योंकि 18 हो गया मतलब बात खत्म हो गई, हम इसके आगे बढ़ेंगे नहीं। लेकिन हमें चूंकि यहाँ पे फोर्स किया जा रहा है कि आप जानबूझ के क्या करें, एज कम डालें और डालने के बाद में ये चीज़ क्या होनी चाहिए, मैसेज आनी चाहिए और ये चीज़ इनेबल हो जानी चाहिए। तो ये जो है इस तरीके से काम किया, हमने उसे इनेबल करा दिया। इनेबल कराने के बाद में अब बारी आती है किसकी, अब हम नेक्स्ट जो है बटन 2 पे ही क्लिक करने वाले हैं क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू देंगे फादर्स एज के रूप में। तो फादर्स की एज हमें चेक करनी है कि फादर्स की एज जो है वो अकाउंट होल्डर की एज से क्या है, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर ज़्यादा है तो इनपुट बॉक्स दे दें जिसकी यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वैल्यू आपको दिख रही होगी। डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने यहाँ पे कितनी दी है, 50,000। और हमने यहाँ पे क्या लिखा है, क्वेश्चन नाम का एक टाइटल दे दिया है और एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिट दे दिया है। तो जैसे ही मैं इस बटन 2 पे क्लिक करता हूँ एक एज डालने के बाद में, जैसे मैं यहाँ पे 1 साल का बच्चा है और वो अकाउंट जाहिर सी बात है नहीं खुलवा सकता। अब यहाँ पे हम कितना, मान लीजिए 40 साल का उसका पप्पा है, तो यहाँ पे एंटर अमाउंट टू बी डिपॉजिटेड, ये इसका टाइटल हो गया क्वेश्चन और ये हो गया इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू। तो ये तीनों चीज़ें हमने क्या कर दी हैं, दे दी हैं। अब हमको क्या करना है, आगे बढ़ना है। तो आगे हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे ये चेक कर रहे हैं जो वैल्यू हमने ली है इनपुट बॉक्स में, वो वैल्यू इनपुट आ गई अमाउंट में। अमाउंट अगर लेस देन 25,000 है तो हम यहाँ पे बोल देंगे कैन नॉट डिपॉजिट लेस देन 25,000 और एल्स में क्या देंगे, डिपॉजिट एट द कैश काउंटर, दैट्स ऑल।
और मान लीजिए अगर कोई फादर की एज क्या करता है, कम डालने की कोशिश करता है, किससे, उसके चिल्ड्रन से, तो यहाँ पे एक मैसेज आएगा फादर्स एज शुड बी लार्जर। तो अब हम इसे फाइनली एक बार और आखिरी बार रन करके देखेंगे। यहाँ पे हमने एज दी, बटन दबाया, ओके किया। अब देखिए फादर की एज में कितनी दे रहा हूँ, 6 दे रहा हूँ, तो 7 से कम तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे देखिए क्या मैसेज आया, फादर्स एज शुड बी लार्जर। अब मैं यहाँ पे फादर एज भले 60 क्यों ना दो, ये काम करेगा। यहाँ पे 50,000 रुपये आएगा। आप यहाँ पे कितना भी अमाउंट दे सकते हैं, कितना भी अमाउंट आप देंगे 25,000 से ज़्यादा, आपको क्या बोलेगा कि आप जाइए और कैश काउंटर को कहाँ डिपॉजिट कीजिए, मतलब कैश को कहाँ डिपॉजिट कीजिए, कैश काउंटर पे। तो उम्मीद है कि ये सवाल आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। इस तरीके के प्रश्न आते हैं और यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो चाहती हैं कि आप बिल्कुल मास्टर बन के जाएँ, प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस करके जाएँ। तो मैं चाहूँगा कि इस एडवांस लेवल के क्वेश्चन को, काफ़ी दिमाग वाला प्रश्न था ये और काफ़ी आसानी से बन गया, तो मैं चाहूँगा कि आप इसे ज़रूर बनाएं। रही बात आपको कोड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले तो आप इसको बना कर देखें, और ये जो इसका कोड है मैं इसे इस तरीके से कॉपी करूँगा और सीधा सीधा क्या कर दूँगा, अपने ब्लॉगर में ले जाके पेस्ट कर दूँगा। तो आप क्या करेंगे, केवल यहाँ पे txt फादर बनाएंगे और दूसरा txt अकाउंट होल्डर बनाएंगे, इस तरीके का डिज़ाइन बनाएंगे, और डिज़ाइन बनाने के बाद में आप अपने प्रोग्राम को रन कर सकेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बट मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस प्रोग्राम को स्वयं एक बार बना के देखें और इसका स्क्रीनशॉट आप ज़रूर ले लें इस क्वेश्चन का जो मैंने आपको दिया है, ताकि आप इस क्वेश्चन को पढ़ के अच्छे से समझ के बताएं। तो अगर ये आपको पसंद आया हो वीडियो, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए। इस क्वेश्चन पेपर में आगे और भी सवाल हैं और इसमें लगभग सभी प्रोग्राम्स ही हैं। तो आगे के प्रोग्राम्स जो हैं इतने ज़्यादा एडवांस लेवल के नहीं हैं, वो थोड़े से ईजी हैं, लिखने में बड़े बड़े दिख रहे होंगे, पर मैं इसे ज़रूर अगले लेक्चर में कवर करूँगा। तो मैंने जैसा प्रॉमिस किया था अपने स्टूडेंट से कि मैं 15 से 20 मिनट में एक पेपर को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा, तो वो मैंने करके दिखाया। और आगे का जो इसका पार्ट है उसको भी हम इतने ही टाइम का बनाने का कोशिश करेंगे, और इसी तरीके से मैं आपको सॉल्यूशंस जो है वो देते रहूँगा। और यही आपसे उम्मीद करूँगा कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर आप देते जाएँ, जिनके सॉल्यूशंस मैं आप लोगों को यहाँ पे देते जाऊँगा, तो आपकी पढ़ाई की जो स्पीड है वो भी अच्छी बढ़ जाएगी। इसी के साथ अच्छी कामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए सीखते रहिए आसानी के साथ और स्मार्टनेस के साथ। सी यू।